Everyone, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 12 की जो इंग्लिश की बुक है उसके पोइट्री सेक्शन का चैप्टर 8 जिसका नाम है फायर हिम को पढ़ने वाले हैं, इसको जानने वाले हैं। जैसे हिंदी बता दूं मैं इसको, आप सबसे पहले तो हिम पढ़ेंगे, HYMN, इसमें एन साइलेंट होता है। हिम का मतलब होता है गीत या फिर भजन, और यहाँ पे जो एक तरीके से फायर यानी कि आग का एक गीत है, और उसको किस तरीके से पोइट उसको देखता है, किस नज़रिए से देखता है, किस परिदृश्य में देखता है, किस लैंडस्केप में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर के जो लेखक हैं जिनका नाम है केकी एन दारूवाला, पहले उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो लिखा है केकी एन दारूवाला, जो कि 1937 में उनकी जन्म हुआ था, द रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड, है ना, एंड कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड, इज़ अ लैंडस्केप पोइट ऑफ एमिनेंस एंड अ वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। उनके बारे में बताया जा रहा है, रेसिपिएंट मतलब प्राप्तकर्ता। तो उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1984 में, कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड भी मिला था। तो इन दोनों अवार्ड से उनको नवाजा गया था, और वो एक लैंडस्केप पोइट थे। लैंडस्केप पोइट का मतलब होता है कि बहुत सारे परिदृश्य, यानी कि आप देखते हैं ना लैंडस्केप, कोई भी सीनरी होता है उसको आप कैसे व्याख्या करते हैं, उसकी उसकी एक्सप्लेनेशन करते हो, तो वो लैंडस्केप टाइप का उनका मतलब बहुत सारी पृष्ठभूमियों को वो दर्शाते हैं अपने कविताओं में। तो लैंडस्केप पोइट थे ऑफ एमिनेंस एंड वेल नोन, मतलब एमिनेंस मतलब होता है ना कि मतलब श्रेष्ठता कह लीजिए या फिर बहुत फेमस कह लीजिए। तो बहुत फेमस पोइट थे लैंडस्केप पोइट के फील्ड में, एंड अ वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरी, और बहुत जाने माने लघु कहानियों के भी राइटर थे, छोटी छोटी कहानी भी लिखते थे। हिज पोइट्री इज इन हिज ओन वर्ड्स अ टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज। तो उनकी पोइट्री के बारे में बताया जा रहा है, अगर उनकी बातों में उनके लफ्ज़ों में बयां करें उनके बारे में कि उनकी पोइट्री कैसी होती थी, तो इट वाज अ टोटली इम्प्रेशनिस्टिक। इम्प्रेशनिस्टिक का मतलब कह लीजिए प्रभावशाली। उनकी कविताएं जो होती थी बहुत प्रभावशाली होती थी, और वो सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स देते थे, यानी कि होता है ना बहुत ही लॉजिकल बातें वो मतलब व्याह करते थे, ये कह लीजिए, या सब्जेक्टिव यानी कि जो तथ्य होते थे बहुत लोगों से जुड़े हुए थे, है ना। अब आगे है कि ही क्लेम्स हिज पोएम्स टू बी रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप। वो अपने पोएम्स में ये दावा करते हैं कि उनकी जो पोएम्स है ना वो ज़्यादातर रूरल यानी कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से रिलेटेड होता था। रूटेड यानी कि वहीं की पृष्ठभूमि को ज़्यादा दर्शाया करते थे, है ना। एंड हैंस अर्दी, और इसी तरीके से इसी वजह से वो अपने पोएम को कहते हैं कि मेरी कविताएं जो हैं वो धरती से जुड़ी हुई हैं। अब जाहिर सी बात है, हम गाँव को बहुत ज़्यादा अच्छे से दर्शाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मतलब ज़मीन से जुड़ी होती है, कहते हैं ना, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है बंदा। तो वहाँ की चीज़ें जो थी रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप, इनकी जो कविताएं ऐसी होती थी जो कि पृष्ठभूमि उसका होता था गाँव का, और इसीलिए उन अपने कविताओं को कहते हैं कि वो मेरी कविताएं अर्दी हैं। अर्दी मतलब अर्थ से जुड़ी हुई, यानी कि धरती से जुड़ी हुई। ही सन्स, सन्स का मतलब होता है त्याग देना। सोफिस्टिकेशन, सोफिस्टिकेशन का मतलब होता है मिलावट। He shuns sophistication as he thinks that it will adding gloss takes away the power of verse. उनका क्या मानना था ना, वो अपनी कविताओं में सोफिस्टिकेशन मतलब मिलावट नहीं रखते थे, मैं फालतू की चीज़ों की मतलब वाहवाही नहीं करते थे ज़बरदस्ती की। मतलब कुछ होता है ना कि आपकी कविताओं को एडवांस दिखाने के लिए कुछ और चीज़ों को इंक्लूड कर दिया और बिल्कुल उसमें मिलावट जैसी कर दी। तो ये सारी चीज़ों से वो दूर रहना चाहते थे, इसका वो त्याग करते थे सन्स, है ना। और वह क्या सोचते थे इसके लिए कि वाइल एडिंग ग्लॉस टेक्स अवे द पावर ऑफ वर्स। वर्स का मतलब होता है कविताएं, और ग्लॉस का मतलब होता है चमक। कहते थे कि उनका कहना था, उनका मानना था कि अगर मैं कविताओं में ये ज़्यादा होता है ना चकाचौंध चमक अगर मैं डालता हूँ, ऐड ऑन करता हूँ, तो माइट बी पॉसिबल कि जो कविताएं हैं इनकी जो रियल अहमियत है वो नहीं रहेगी, और उसका जो शक्ति है वो खो जाएगी। तो इसीलिए वो नहीं करते थे मिलावट। द थीम्स ऑफ हिज पोइट्री आर लव, डेथ, डोमिनेशन, साइनिसिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। उनका जो थीम होता था, अक्सर जो कविताओं का उनका थीम जो होता था वो लव था, प्यार से रिलेटेड, डेथ मृत्यु से रिलेटेड, डोमिनेशन, डोमिनेशन मतलब होता है ना प्रभुत्व, यानी कि किसी के ऊपर राज करना, डोमिनेट करना, तो उसके रिलेटेड होता था। साइनिसिज्म का मतलब होता है कुटिलता, है ना। प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी यानी कि दुर्दशा, प्लाइट मतलब दुर्दशा होता है,
और मानव समाज की जो दुर्दशा है उसके ऊपर भी उनके थीम होते थे, एंड वायलेंस, अहिंसा से रिलेटेड भी चीज़ें होती थी। सॉरी, हिंसा से रिलेटेड, वायलेंस मतलब हिंसा होती है। तो इसके ये थीम्स पे ही उनके पोएम होते थे, राइट। आगे देखिए, ही राइट्स विथ इंटेंसिटी एंड विगर इन्वॉल्व्ड इन पोएटिक क्रिएशन। उनके बारे में बताया जा रहा है कि मतलब वो अपनी पोएटिक क्रिएशन, जब वो काव्य रचना करते थे ना, बहुत ही तीव्र रहते थे और जोश के साथ लिखते थे। सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस, वॉलेंस इज अनअवॉइडेबल इन हिज पोएट्री। अब हमने जब देखा कि थीम्स में उनकी जो पोएट्स की थीम थी वो उसमें वॉलेंस भी था, हिंसा क्यों था, तो उसका रीज़न यही है कि भाई वो ना पुलिस सर्विस से बिलोंग करते थे, उन्होंने पुलिस सर्विस में उनकी कार्यरत थे, तो इसीलिए वॉलेंस को तो अनअवॉइड, उसको तो अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो अक्सर उनके थीम में ये चीज़ें होती थी। हिज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इंक्लूड अंडर ओरियन, अपैरिशन इन अप्रैल एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। ये सारी उनकी कविताएं हैं, काव्य हैं। और वर्स मतलब बता ही दिया मैंने, कविताओं को रिलेटेड होता है वर्ड ये। तो ये सारी इनके इंपॉर्टेंट से आपको याद कर लेने चाहिए, क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर। आगे बढ़ते हैं, पोएम को समझते हैं, ठीक है। तो लिखा है फायर हिम है ना, कविता है एक आग के बारे में। अब आग के परिदृश्यों को देखकर हमारे लेखक के मन में क्या क्या ख्याल आते हैं, और या ये कह लीजिए क्या घटना उनको याद आता है, उनसे रिलेटेड क्या इंसिडेंट समझ में आता है, उसको वो बयां करना चाहते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। लिखा है, द बर्निंग घाट इरप्टेड phosphorescence and wandering ghost light frightened passerby as moonlight scuttled among the bones. Once strolling at dawn past river bank and ghat, we saw ambers losing their cruel redness to the grey ash that swallows all half-cooked limbs. देखिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इरप्टेड का मतलब क्या होता है, यानी कि भड़क जाना, है ना, लपटें जो ऊपर उठती हैं। तो बर्निंग घाट के बारे में बात की जा रही है, आपने देखा ही हो, शमशान घाट वगैरह कह लीजिए। तो वहाँ पे जो आग की लपटें उठ रही हैं, फॉस्फोरेसेंस का मतलब होता है टिमटिमाना कह लीजिए, या फिर फॉस्फोरस होता है ना, जब आग आप माचिस की तिल्ली जलाते हैं उसमें फॉस्फोरस वगैरह होता है, इसी से ही वो जलती है। तो द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस एंड वेंडरिंग घोस्ट लाइट फ्राइटन मतलब डरा देना, पासर बाई मतलब लोग जो गुजर रहे हैं वहाँ से। तो कहा जा रहा है जो आग की लपटें उठ रही थी ना, है ना, वो अलग ही टिमटिमा रही थी, और ऐसा हो रहा था कि वहाँ से गुजरने वाले लोग जो थे फ्राइटन, डर रहे थे, क्योंकि उनको जो लाइट थी ना, वो ऐसे लग रही थी कि भटकती हुई आत्माओं जैसा फील हो रही थी। वो आग, जो आग की लपटें से कुछ बन जाता है ना, तो ऐसा लग रहा था वंडरिंग घोस्ट, इधर उधर भटकती हुई आत्माएं हैं जो कि लोगों को डरा रही थी, राइट। अभी बात करते हैं, एज मून लाइट स्कटल्ड। स्कटल्ड का मतलब होता है भगदड़, यानी कि जैसे ही मून लाइट यानी कि चंद्रमा की जो रोशनी थी वो स्कटल्ड हो रही थी। तो स्कटल्ड का मतलब तो होता है भगदड़ वगैरह, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि चंद्रमा की जो रोशनी है वो आपका एक तरीके से हड्डियों से दौड़ती हुई दिख रही है ना। मतलब चंद्रमा की रोशनी में जो हड्डियाँ थी ना वहाँ पे पड़ी हुई, वो बिखरी हुई, वो मतलब डरा दी थी, उससे जब दौड़ रही थी उस हड्डियों से, उस पर पड़ रही थी रोशनी मून की, तो उससे वो लोग डर रहे थे, भयभीत हो रहे थे। आगे है कि वंस स्ट्रोलिंग एट डॉन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस। अब एक किस्सा समझा रहे हैं लेखक कि एक बार की बात है जब हम लोग स्ट्रोलिंग, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो एक बार हम ना स्ट्रॉल कर रहे थे वहाँ से, कहाँ पे, हमारे रिवर बैंक, नदी के किनारे, सॉरी। तो स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है सैर करना। तो वहाँ से जब हम सैर कर रहे थे उस नदी के किनारे घाट की, एक बार की बात है, तो उन्हें क्या होता है, वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस। एम्बर्स का मतलब होता है चिंगारियाँ, जो रेड हॉट कोयल होते हैं। तो उनकी जो चिंगारियाँ थी ना, वो अपनी क्रूअल रेडनेस, बिल्कुल क्रूर जो लालपन होता है ना, लालीपन जो होती है, वो अपनी इस लालीपन को खो रहे थे। टू द ग्रे एस दैट swallows ऑल हाफ कुक्ड लिम्स, ठीक है। तो वो खो रहे थे, और हो क्या रहा था, वो ग्रे ऐश, ऐश मतलब होता है राख, वो राख में तब्दील हो रहे थे। दैट swallows ऑल, जो कि वो पूरी तरीके से निगल रहा था। तो समझिए, इस चीज़ को मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। कहना चाहते हैं कवि कि एक बार जब वो नदी के किनारे घाट से जब वो लोग गुजर रहे थे अपने पापा के साथ, तो क्या होता है कि उनको दिखाई पड़ता है कि ये जो चिंगारियाँ हैं, उनमें जो लालीपन होती है,
वो अब खो रही है, वो ख़त्म हो रही है, और उसको कौन खाए जा रहा है? वो कन्वर्ट हो रही है किस में? एशेज़ में। एशेज़ मतलब राख में। तो जब राख में कन्वर्ट हो रही हैं तो ऑब्वियसली बात है आग की लपटें कम होंगी और वो जो लालीपन था वो भी कम होगा। तो स्वैलो का मतलब होता है निगलना, यानी कि जो ऐश है वो उस लालीपन को निगले जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि हाफ कुक्ड लिम्स बोर विटनेस टू द फायर्स, इसको बोलेंगे डिबॉचरी। डिबॉचरी का मतलब होता है इमोरल एक्ट, यानी कि अनैतिकता। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि होता है ना, बिना मन का कोई काम करना, आपने कोई काम अधूरा करके छोड़ देना, दुष्टता कह लीजिए, वो गलत काम कर रहा है। तो डिबॉचरी यानी कि कहा जा रहा है कि जो ये हाफ कुक्ड, देखिए ये लाइन जो है इसी लाइन से रिलेट करती है। हाफ कुक्ड लिम, ऑब्वियसली जहाँ शमशान होता है वहाँ पे कुछ कुछ आपके लिम्स, लिम्स मतलब हाथ पैर को कहा जाता है। लिम्स पैर जो होते हैं ना, हमारे लिम्स हमारे शरीर में कौन से अंग को बोला जाता है? जो हाथ पैर हो गए उनको लिम्स बोलते हैं। तो हाफ कुक्ड लिम यानी कि जब राख बन रही थी ना, जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे ये जो लिम्स थे, लाशों की जो लिम्स थे वो हाफ कुक्ड थे, यानी कि वो पूरी ठीक तरीके से जले नहीं थे। एंड वो इस बात का गवाह हैं, विटनेस मतलब इस चीज़ की गवाह हैं कि भाई जो आग है वो मतलब कहते हैं ना अनैतिक काम कर रहा है, इमोरल एक्ट कर रहा है, यानी कि वो एक तरीके से अपने काम से मतलब भाग रहा है। मतलब देखा जाए तो कहना ये चाहता है लेखक कि भाई आग का तो काम है उसको पूरी तरीके से अपने लपटों में, आगोश में लेकर उसको जला देना था, लेकिन उसने धोखा दिया और उसने क्या किया, ये चीज़ों को हाफ कुक्ड रहने दिया, उसको जलाया नहीं। आगे देखिए, माई फादर सेड, उसी समय मेरे पिता क्या कहते हैं, यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स, क्या तुमने देखा वो जो आधी अधूरी जली हुई उंगलियां थी, उसको क्या तुमने देखा क्या? एंड बोन स्टब्स, और वो जो तुम्हें अवशेष टुकड़े, स्टब्स मतलब अवशेष टुकड़े होते हैं, हड्डियों के जो अवशेष टुकड़े थे वो तुमने देखा क्या? द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डेट, इस समय देखा जाए तो आग अपनी मतलब होता है ना जो टास्क होता है उसको करने में वो भूल गया, उसने भूल कर दी, है ना। इस समय आग ने अपने काम से, क्योंकि ऑब्वियसली उसने नज़रअंदाज कर दिया और धोखा दिया, एक तरीके से अपने काम को अंजाम नहीं दिया, इसलिए वो मतलब जो डेड आदमियों को जलाना था वो काम ना करके उसको भूल गया वो। ए जोरास्ट्रियन, जोरास्ट्रियन का मतलब होता है पारसी। तो ए जोरास्ट्रियन आई माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंच्ड, तो लेखक बता रहे हैं कि एक तो मैं पारसी, है ना, और मैं उस समय था बच्चा, तो मेरी उंगलियां बिल्कुल क्लेंच हो गई, यानी कि बहुत तेज़ी से मुट्ठी बना ली, इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, और बहुत दर्द भरे मतलब एक तरीके से मैंने मुट्ठी बनाई तो ऑब्वियसली दर्द हुआ। आई स्वेयर टू सेव फायर, स्वेयर मतलब स्वेयर का पास्ट फॉर्म है, मतलब शपथ लेना, यानी कहते हैं ना कि प्रण लेता हूँ मैं। तो उस समय मैंने मुट्ठी बांध के, मेरे को गुस्सा आया और मैंने प्रण लिया कि इसने मतलब आग आग ने क्यों नहीं अपना पूरा काम किया, तो मैंने प्रण लिया कि मैं आग को बचाऊंगा, है ना, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी कि सीन मतलब अपराध, कि ये जो अपना आग जो है, जो अपनी इस अपराध को किया कि वो भूल गया, इसके इस भुलक्कड़पन को मैं ज़रूर सेव करूँगा, एक तरीके से आग को इस चीज़ से बचाऊंगा। सीन की जगह पाप भी बोल सकते हैं, यानी कि उससे एक पाप हो गया आग से कि वो भूल गया, तो इस चीज़ को ये ना भूले इसका मैं प्रण लेता हूँ, मैं आगे से इसको होने नहीं दूंगा। आगे अगले पैराग्राफ में आप देखेंगे लिखा है कि इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 years since as I consigned my firstborn to the flames, the nearest tower of silence was 1,000 miles. The firm hymn said to me, you stand forgiven. Broken yet rebellious, I swore this time to save it from the sin of forgiving. देखिए उस समय तो लेखक ने कहा था कि मैं इस पाप से इसको बचाऊंगा, लेकिन उसके साथ ही क्या घटना होती है कि लिख रहा है कि पहले तो बात ये कि ये चीज़ को नहीं भूलता वो बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, उसका बच्चा भी हो जाता है, और ये 20 साल हो गए उसको, और उसके बाद से बोला जा रहा है कि एज आई कंसाइंड, जैसा कि मैंने एक तरीके से बताया जा रहा है, कंसाइन मतलब होता है सौंप देना। तो जैसा कि लेखक को क्या करना पड़ता है, एक दुविधा आती है लेखक के साथ कि उसका फर्स्ट बॉर्न बेबी जो है वो मर जाता है, और उसको वो ऑब्वियसली अब पारसी में लोगों को दफनाया जाता है, लेकिन ये लिख रहा है ना एज आई कंसाइंड, यानी कि मैंने सौंप दिया अपने पहले बच्चे को, किसको, फ्लेम को, आग को। तो यही बोल रहा है कि वो जो है अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर देता है, और उसका रीज़न बताता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो उनकी धर्म में जो होता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस का मतलब होता है पारसियों के लिए ना मृतकों का अंतिम संस्कार करने का स्थान। तो टावर ऑफ साइलेंस उसके लिए उसके घर से लगभग हजारों माइल दूर है।
तो इस वजह से उसको अपने बच्चे को दफनाने की बजाय वो क्या करता है, आसपास के शमशान घाट में आग के हवाले कर देता है। द फायर हिम सेड टू मी। तो उसी वक्त ये जो गीत है, यानी कि मतलब इसका रूपांतरण किया गया है, ये जो गीत है वो आग गीत है, वो उससे कहता है यू स्टैंड फॉरगिवन। मतलब इसमें बोल रहा है, ये जो फायर गीत है ना, वो कहता है कि तुम्हें माफ़ किया जाता है। भले ही तुमने अपने बच्चे को अपने पारसी धर्म के अनुसार उसे अंतिम संस्कार करने के लिए टावर ऑफ साइलेंस पे नहीं ले गए, उसके बावजूद भी तुम्हें माफ़ किया जाता है। फिर आगे लिखा है कि ब्रोकन, मतलब ये टूट चुका था लेखक, येट रिबेलियस, है ना, एंड आई श्योर दिस टाइम। भले ही वो इस समय टूट चुका था, लेकिन फिर से एक विद्रोह के अंदर में भावना थी कि नहीं, किसी भी चीज़ को नहीं मानने की भावना थी, और वो फिर से कसम लेता है इस बार, टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। पिछली बार तो भाई फॉरगेटफुलनेस का था, पाप जो दिखा था उसे फॉरगेटफुलनेस यानी भुलक्कड़ वाला, लेकिन इस बार जो था फॉरगिविंग, क्योंकि इस बार आग ने आपको क्या दिया था, आपको एक तरीके से माफ़ कर दिया था, फॉरगिव कर दिया था, है ना। तो इस सीन ऑफ फॉरगिविंग को वो कहता है कि मैं इस पाप को फिर से नहीं होने दूंगा, अगली बार तो नहीं होने दूंगा। तो इस तरीके से आपको पोएम मैंने समझा दिया, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कह रहती है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।